राजनीति में कोई गिलास को आधा भरा देखता है, कोई आधा खाली देखता है। सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ऐसी शख्सियत हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में, जिन्होंने हर मोर्चे पर न सिर्फ पॉजिटिव राजनीति की कोशिश की, बल्कि मंत्री पद को छोड़कर विपक्ष की राजनीति को स्वीकार किया। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी हैं। ओम प्रकाश जी, आपने मंत्री पद को लात मारी और उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मिल करके 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा। इसमें दो राय नहीं है कि गठबंधन 125 सीटों तक पहुंचा। पहले तो यहां तक पहुंचने की कहानी किस तरह से आप देखते हैं, आपकी समीक्षा क्या है? देखिए, पिछले 2017 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी से समझौता समाजवादी पार्टी का था, तो समाजवादी पार्टी 47 सीट जीती और 29% वोट मिला था। जब क्षेत्रीय पार्टियों से समझौता हुआ, उस समय मैं यही कहता था कि क्षेत्रीय पार्टियों के पास वोट है, तो लोग मजाक समझते थे। 2022 का चुनाव हुआ, उसका रिजल्ट है कि 29% वोट से बढ़कर के 36% वोट हुआ। पहली चीज़, 47 सीट से बढ़कर के 125 सीट हुई। ये दो चीज़ें मिली जो हमने रीड किया। आप लोगों से मैं बार बार कहता था कि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, अम्बेडकर नगर, बलिया हम खाता नहीं खुलने देंगे। आप लोग भी मजाक समझते थे। आपने गाजीपुर देखा, सातों जीते, आजमगढ़ की 10 जीते। आजमगढ़ में जब 2012 में अखिलेश जी की सरकार बनी थी तो 5 जीते थे, आज 10 जीते हैं। इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। मऊ की 4 में हम 3 जीते, 1000 वोट से हम हार गए। बलिया की 7 सीटें हैं, 7 में हम 4 जीते और एक 6000 से हारे हैं, एक 3000 से हारे हैं, एक ज़्यादा वोट से हार गया। ये तो हम जहाँ हैं, बस्ती में आप रिजल्ट देख लीजिए, संत कबीरनगर रिजल्ट देख लीजिए, आप सोहरतगढ़ रिजल्ट देख लीजिए, जहाँ हमारा प्रभाव, जहाँ हम रहते हैं। हाँ, जरूर है कि हम कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर में हम फेल हुए, हम उसको स्वीकार करते हैं। और हम अपना वोट पूरे प्रदेश में, चाहे वो मिर्जापुर, सोनभद्र हो, चाहे चंदौली हो, चाहे इलाहाबाद, प्रतापगढ़ हो, चाहे आपके बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद का इलाका रहा हो, या उत्तर प्रदेश में, अगर मैंने 1000 वोट जोड़ा था तो हमारे 1000 वोट मजबूती से झंडे डंडे के साथ नारा लगा करके समाजवादी पार्टी और गठबंधन को, चाहे जहां जिसका प्रत्याशी रहा, वोट दिया है। एक चीज़ और भी बड़ी दिलचस्प है, चुनाव के समय पे ओम प्रकाश जी का एक वीडियो आया जिसमें वो खुद ही झंडा भी बैठ करके बना रहे हैं, उसको फिट भी कर रहे हैं और फिर लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो बड़ी ज़मीन से जुड़ी राजनीति और उसका असर इन चुनावी नतीजों में भी देखने को मिल रहा है। 300 का आंकड़ा मतलब बम बम करके आ रहा है। ना आपको कोई शक शुबा थी, ना अखिलेश जी से जब बात होती थी तो उन्हें कोई शक शुबा थी। फिर ये फिगर आउट कैसे हो गया, ये चूक कैसे हुई? देखिए, जब मैं समाजवादी पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ था, तो 325 सीट जीते थे। अब 275 पर आ गए। इससे भी उनको मालूम, अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि ओम प्रकाश राजभर जब मेरे साथ था तो उसकी क्या हैसियत थी। आज नहीं है तो मेरी हैसियत कहाँ पहुँच गई है। हम नहीं कहते कि हम बहुत तोप हैं, लेकिन मेरे पास अगर 10 वोट है तो हम 90 वाले को हम 100 बना देते हैं। अब 90 वाले के जो कहता है कि मेरे पास 90 वोट है, अगर वो कह रहा है 90 या उसके पास वोट है 60, तो हम 70 बना सकते हैं, लेकिन 100 तो नहीं बना सकते। तो मेरी जो हैसियत थी पूरे प्रदेश में, मैंने उसको प्रदर्शित किया। और देखिए, हम धरातल से उठ के आए हैं, बड़ी गरीबी झेला है। हम किताब मांग करके पढ़े हैं, दूसरे का कपड़ा, इतनी गरीबी थी कि दूसरे का कपड़ा पहन करके, मैं मांग करके पहन के स्कूल किया हूँ। भाई बीमार हुआ तो दिन भी स्कूल जाता था और रात को ऑटो रिक्शा चला करके उसके इलाज के बंदोबस्त पिताजी सर्विस करते थे, लेकिन नहीं हो पाया तो मैं रात को ऑटो रिक्शा चलाता था 8 घंटा, और दिन में स्कूल भी, कॉलेज भी जाता था, अटेंड किया। फिर भाई को ले आया घर, डिस्चार्ज करा के। फिर मैंने सोचा कि दवा के लिए पैसा कैसे मैनेज होगा हम लोगों को शिक्षा के लिए,
तो हम 4 भाई थे, तो चारों ने मिल करके कॉमर्शियल खेती शुरू किया। हम लोग सब्जी की खेती चारों भाई, चूँकि मैं बड़ा था तो बड़ा होने के नाते मैं खुद सब्जी बेचने मंडी चला जाता था, जबकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन मेरे दिल में यह है कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, चोरी नहीं करूंगा, लेकिन मेहनत करके खा जी लूँगा। कोई ये तो नहीं कहेगा कि नहीं ये चोर है, ये गुंडा है, अपराधी है, ये काम करता है, कोई ये उंगली मुझे नहीं उठाया। तो हम हमेशा गरीबी को मैंने देखा हूँ, इस नाते मेरे दिल में जो बराबर बैठा रहता है, मैं उन्हीं गरीबों के बीच में जाके समझाता हूँ कि देखो, जब तक तुम शिक्षित नहीं होगे तब तक तेरा सामाजिक स्तर नहीं सुधरेगा। शिक्षित होंगे तभी तुम अच्छा रोजगार कर सकते हो, तुम्हारे बच्चे रोजगार कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं। जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो एक काम करो कि तुम हमारे साथ लड़ो, चलो सरकार से लड़ा जाए। एक है साधे सब सद है, जितने भी गरीब कमजोर लोग हैं, अगर हम लोग लड़ करके सरकार में एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा करा लें तो पूरे उत्तर प्रदेश के गरीबों का कल्याण हो सकता है। उसमें से बच्चे बाबू चपरासी, तहसीलदार, IAS और IPS भी बन सकते हैं। हम लोग इस लड़ाई को लड़ें, हम धरातल पे इसको समझाते हैं। हम धरातल पे उनकी समस्या है, जैसे कि बच्चे पढ़ते हैं रात को, बिजली के बिल का मामला, तो हमने इन लोगों को समझाया कि भाई घरेलू बिजली का बिल माफ़ कर दिया जाए। जब देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के RBI से कर्जे लेते हैं लोग, हजार हजार करोड़ रुपए उनके माफ़ हो सकते हैं, तो चलो हम लोग मिल करके लड़ा जाए। क्यों? अगर घरेलू बिजली का बिल माफ़ हो जाए तो तेरा जो है कम से कम पढ़ने की सुविधा हो जाएगी। इसको हम उनको समझाते रहे। गिनती जातियों की नहीं है, तमाम ऐसी जातियां हैं जो हम गिनाते हैं जाति, और हम तो समझते हैं कि उन जातियों का नाम भी बड़े नेता नहीं जानते होंगे, जो मुझे जो जानकारी धरातल पे है। तो उन जातियों की राजनीति में गिनती नहीं है। और चाहे थाना हो, ब्लॉक हो, तहसील हो, जिला हो, कहीं भी जाइएगा, नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्लाह, निषाद, राजभर, चौहान, जुल्हा, दुनिया, अंसारी, आरक, रघुवंशी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, ये तमाम जातियां ऐसी हैं जो इनके सिपाही तक नहीं मिलते हैं। तो हमारी थी कि जातिवार जनगणना हो जाए, तो जातिवार जनगणना होने से ये हो जाएगा कि इनकी इतनी आबादी है तो इनको स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, इनको भागीदारी के लिए इनको भी आगे लाया जाए। ये तब पार्टियों की या सरकार चलाने वालों की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मेरी कोशिश होती है, मेरी कोशिश थी कि 27% रिजर्वेशन पिछड़ों को लागू हुआ, जिसको लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए कि भाई जब 27% रिजर्वेशन 12 जातियां उसका ही लाभ ले रही हैं, तो शेष जातियां नहीं पा रही हैं, तो उसको डिवाइड कर दिया जाए। तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में पहले राजनाथ सिंह ने कमेटी बनवाई, फिर उसके बाद हम जब थे तो राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2018 को आ भी गई, लेकिन बीजेपी ने जब उसको लागू करने से इनकार कर दिया तो मैंने कहा भैया नहीं, जब आप ना तो फ्री बिजली दे सकते हो, ना फ्री शिक्षा दे सकते हो, ना फ्री स्वास्थ्य दे सकते हो, और ना आप सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर सकते हो, तो हम आपके यहाँ मंत्री बन के क्या करेंगे। समाज में एक भावना है कि मंत्री बहुत लूटते खाते हैं, तो ये मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगा ना। जैसे आज मैं चुनाव भर धड़ल्ले से आप भी कहते हैं कि भाई आपने 18 महीने में छोड़ दिया। देश की राजनीति में पहला ऐसा व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में कि जो कि मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो कम से कम हम समाज के बीच में कहने लायक तो हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि ये अपने पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ गया था, जनता ने वोट दिया। आप मजे की बात आप सोच लीजिए कि मैं जहाँ से चुनाव लड़ा दोबारा 2 दिन गया था। एक दिन अखिलेश जी के साथ रैली में गया था और रैली करके फिर तुरंत निकल लिया, फिर जाके 2 सभा बाई रोड मैंने किया। एक दिन मैं गया था 10 सभा किया था एक दिन में, और लोगों से कहा कि भैया मेरी ज़रूरत अगर समझो तो मैं छोड़ दूँ सब जगह और आपके यहाँ आऊँ। लोगों ने कहा कि नहीं, आप जिस लड़ाई को लड़ रहे हो ये खाली जहूराबाद से नहीं सफल हो सकती है, ये लड़ाई लड़ने के लिए आपको पूरे प्रदेश में मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं पूरे प्रदेश में मेहनत करता रहा और 70 साल से वोट पड़ रहा है जहूराबाद में। जहूराबाद की जनता ने एक इतिहास रच दिया कि गैर नेता की मौजूदगी में 1,15,000 वोट दिया, और 70 साल में इतना वोट किसी विधायक को नहीं मिला, और इतनी मार्जिन से भी कोई नहीं जीता। 45,000 वोट से वहाँ की जनता ने जिताया। तो हम आपके माध्यम से जनता को हम धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि दोबारा जनता ने उनके बीच में न रहने के बाद भी जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया और मुझे प्रचंड जीत दिला करके सदन में भेजा। विश्वास किया कि हमारा नेता जाएगा सदन में तो जो हमारी लड़ाई लड़ रहा है, जिन मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, वो सदन में बराबर हमारा नेता लड़ेगा।
और प्रकाश जी, एक दिलचस्प चीज है जो अब तक के चुनाव हुए, आपने भी देखो 30% पे तो सरकारें बन जाती थी, कभी 28-29 भी रहा किसी का तो उसमें भी बन जाती थी। मैं आप ही का वोट परसेंटेज देख रहा था, जो टोटल वोट आपके इलाके में 46% करीब वोट आपको मिला है, और ओवरऑल जो आपके बाकी के कैंडिडेट से जीते हैं उसमें भी हम देखें तो करीब 40% के आसपास वोट मिला है और उन्होंने जीत दर्ज की है। पूरे चुनाव में देखें तो बीजेपी को 42-43% के आसपास वोट मिला है। ये जो परसेंटेज बढ़ रहा है, आपको लगता है कि सामाजिक भागीदारी बढ़ रही है इससे चुनाव में, मतलब लोकतंत्र का ये महापर्व अपने उस दिशा में जा रहा है, या आपको लगता है कि ये वेव्स हैं जो आप लोगों ने पैदा की हैं और उसका असर है? नहीं, तीन चीजें हैं। देखिए, पहली चीज है कि पहले समय में चतुष्कोणीय लड़ाई होती थी, कांग्रेस भी रहती थी, बसपा भी रहती थी, सपा और भाजपा, तो वोट 4 भागों में बढ़ता था, तो परसेंटेज स्वाभाविक है डाउन होना। अब इधर हम देख रहे हैं कि स्थितियां बदल गई। अगर हम 22 की बात करें तो कांग्रेस और बसपा लड़ाई से एकदम बाहर हो गई। अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस 2 सीट जीत रही है और बहुजन समाज पार्टी 1 जीत रही है। इनका वोट कहाँ चला गया? कहीं ना कहीं मामला तो है ना कि या तो इनका वोट बीजेपी में शिफ्ट हो गया, दोनों का। सपा में तो हम नहीं कह सकते, अगर सपा में शिफ्ट हुआ होता तो इसकी सरकार बनती। ये दोनों पार्टियों का वोट शिफ्ट हुआ है बीजेपी में, और इसके बाद भी उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को सीएम बनाने के लिए वोट दिया। आप किसी गांव में चलिए, हम चलते हैं, या आप वैसे भी आप जाके टटोलेंगे तो आपको गांव की जनता रो रही है कि हमने तो वोट दिया, कैसे हम हार गए। अभी हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि बनारस में हम 4 सीट जीत रहे थे और मोदी जी का लोकसभा होने की वजह से हम मानने को तैयार नहीं है कि हम हार गए वहां बनारस। एक बड़ी तेजी से चर्चा चली है 17 के बाद से, 14 के बाद से, मशीन हैकिंग की। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माहिर हैं और इस काम में लीन है। तो जो जिन सीटों पे आपको जीत मिली है या जहां जहां क्लीन स्वीप आपने किया है, उन जगहों पर क्या ये मतलब टाइम नहीं था इतना, या कुछ और वजह? नहीं नहीं, देखिए, सब तो कर नहीं सकते। उनको अपनी सरकार बनाने से मतलब है और उनको अपने लोगों को भी निपटाने से मतलब है। केशव देव मौर्य उसके शिकार है ना। आखिर से उनको वो कैसे हार गए? जब बीजेपी इतनी प्रचंड बहुमत में आ रही है, एक डिप्टी सीएम का हालत ऐसे कैसे हो जा रहा है? तो जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का इतिहास अगर आप पढ़ेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी को देख लीजिए, कहाँ खड़ा कर दिया। कल्याण सिंह हम लोगों के बीच में नहीं है, कल्याण सिंह को कहाँ खड़ा कर दिया। भारतीय जनता पार्टी में जो भी नेता आगे जाने की कोशिश करेगा उसको किनारे लगाने की तैयारी कर दी जाती है कि तुम इधर रहो, अब उधर मत आओ। तो वो अपने काम भरे तो कर लेते हैं। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे, हमारे ऊपर आरोप भी न लगे और हम काम भी कर लें। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप ही लोगों के चैनल पे पहले चरण में दिखाया गया कि समाजवादी पार्टी 58 में 38 से 40 सीट जीत रही है, 12 सीट मिल रही थी बीजेपी को। ठीक उल्टा हो गया। और फिर वही स्थिति हो जाती है कि चुनाव संपन्न होता है, फिर वही चैनल जो पहले दूसरे तीसरे चरण में सपा को बढ़त दिखा रहे थे, चौथे में ये हुआ कि नहीं भी सपा यहाँ कमजोर है, हम भी मानते थे कि नहीं कमजोर है, हम लोग भी मानते थे। फिर 5वें 6वें 7वें में सपा मजबूत है, हम भी मानते थे। लेकिन एकाएक सभी चैनलों पर ये बात आ जाना, भाई कौन सी मशीन है इन लोगों के पास? ये एक चीज़ है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है जो जीत के आई कि हमने जो लोक कल्याण के काम किए उसकी वजह से हमें जीत मिली है। और जब जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की तो हमने देखा कि विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो बुलडोजर पर चढ़ करके आए थे। तो ये 2 बड़े फैक्टर बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं। देखिए,
बुलडोजर पर जो लोग हैं नासमझ लोग हैं। हम तो उन साथियों से कहूँगा कि आप अपने बच्चे को, अपने परिवार को शिक्षा में समय देते उतना जितना आप बुलडोजर पर घूम रहे हो। बच्चे को पढ़ाने में लगाते तो बच्चा पढ़ करके डॉक्टर मास्टर बना सकते हो, लेकिन बुलडोजर पे घूम करके तुम बच्चे को भी, अपने परिवार को आवारागर्दी सिखा रहे हो। और बुलडोजर की चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बड़ी तेजी से चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो बुलडोजर जहां जहां चला वहां वहां समाजवादी पार्टी जीती। आप मऊ देखिए, गाजीपुर देखिए, बड़ी चर्चा, भारतीय जनता पार्टी का केंद्र बिंदु बना रहा। गाजीपुर के सातों जीत गए, मऊ की 4 में हम 3 जीत गए। तो बुलडोजर का कहाँ असर है? आजमगढ़ सटा हुआ जिला है, असर होना चाहिए, 10 जीत गए। अम्बेडकर नगर हम 5 जीत गए, हम बलिया 4 जीत गए। अब बुलडोजर का असर, चलिए हम पश्चिम जहाँ बुलडोजर चला, रामपुर में कहाँ असर है? रामपुर की सीटें जीत गए हम, तो कहाँ असर है? ये नासमझ लोग हैं। ये शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, जातिवाद जनगणना की बात, महंगाई से निजात कैसे दिलाया जाए, इस पे ये नहीं आंदोलन दफ्ती पे लेके नहीं आएंगे। जो बुलडोजर पे बैठ के हमारे साथी घूम रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, भले उनका खेत चर रहा है, आवारा पशु, भले उनका खेत चरा जा रहा है, लेकिन वो आकर के सामने ये नहीं करें कि हमारा आवारा पशु, इसको कैसे हम व्यवस्थित करें कि किसान को लाभ हो। किसान एक जाति नहीं होती, किसान होता है, तो उसको कैसे निजात दिलावें, उस पर चर्चा नहीं है। हम प्रदेश में घरेलू बिजली का बिल माफ करें, इस पे बैठ के मंथन नहीं है। हम नौजवानों को रोजगार कैसे दें, इस पे भारतीय जनता पार्टी नहीं चर्चा करेगी। खाली बुलडोजर, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, क्या मिलेगा? एक कोशिश आपने भी की थी, ओवैसी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में थे, आप उनके साथ बहराइच में गए, मज़ार पर चादर भी चढ़ाई, बड़ी चर्चा हुई थी उस समय कि ओम प्रकाश जी क्या भोलेनाथ के मंदिर भी ले जाएंगे वगैरह वगैरह। तो ये क्या था? अच्छा, आपने कोशिश भी की कि अखिलेश यादव के साथ भी टाई अप हो जाए, जो गठबंधन आपका बना था, लेकिन क्या मामला, आपको लगता है कि कुछ इक्वेशन चेंज होती? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं एक दोहा कहता हूँ, खाता न बही जौन भाजपा कहे वह सही। कोई प्रूफ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं कि मैं ओवैसी जी के साथ कहीं जाके चादर चढ़ाया हूं। एक भी कोई प्रूफ दे दे तो मैं आज राजनीति से एमएलए चुना हूं, रिजाइन देके चला जाऊंगा घर। चैलेंज के साथ कहता हूं, रिजाइन देके चला जाऊंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मैंने फिर वही दोहा दोहरा रहा हूं, खाता न बही भाजपा जौन कहे वह सही। मैं उनके साथ मजार पे चादर चढ़ाने गया ही नहीं था। जब मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ था, मिनिस्टर था, उस समय मैं यहीं, आपके कोई मजार है देवा शरीफ, तो हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उन्होंने कहा कि हमारे वजह से चलिए, चला जाए, वहाँ सब लोग जाते हैं नेता लोग। तो संजोग से वो इधर कार्यक्रम कहीं लगा था, तो हमने कहा चलो कार्यक्रम भी कर लेंगे, वहाँ चलेंगे। वही फोटो, अब देखिए लोग ये इतने बारीक मास्टर लोग हैं ना, वही फोटो ये लोग दिखा दिए कि ओम प्रकाश राजभर चादर चढ़ा रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, ओवैसी जी के साथ मैं चादर चढ़ाने नहीं गया, मजहब है, धर्म है। हम सुहेल देव जी को मानते हैं, चलिए बहराइच, वहां गाजी मियां के मजार पर 80% हिंदू जाते हैं, मुसलमान कम जाते हैं। ये बात क्या करते हैं? आस्था है हिंदुओं की, वहां तब न जाते हैं मजार पे। आप किसी मजार पे चलिए, हम आपको दिखा दें। मैं तो उस बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, सब के इलाके में जब जाता हूं, मैं देखता हूं हिंदू ताजिया लेके मनौती मानता अपने बेटे का कि हमारा बेटा पैदा हुआ है तो हम ताजिया लेके चलेंगे। ताजिया ना कहते हैं उसको, ताजिया का हम जुलूस लेके चलेंगे। हिंदू लेके जाता है। नहीं, ये तो कहा भी जाता है कि जो सेक्युलरिज्म है वो हिंदुओं की वजह से ही हिंदुस्तान में है उस तरह से। मैं वापस उसी सवाल पे आता हूँ, ओवैसी साहब ने क्या किया? मतलब जो उनके आने का एक तो पतंग उनका चुनाव निशान था, वो कट के कहाँ गई, किसने लूटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जो भाषा भारतीय जनता पार्टी बोलती है वही भाषा ओवैसी जी बोलते हैं। हिंदू मुसलमान नफरत की बात बोलते हैं, जिसको लेके कई बार आप लोगों के भी कमेंट आए। तो काम तो भाजपा का न कर रहे हैं भाई, आप हिंदू मुसलमान क्यों करते हो? संविधान तो ये नहीं कहता। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। संविधान के पहले पन्ने पर लिखा हुआ है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय।
नफरत तो नहीं लिखा है। जब ये सभी धर्मों का देश है, सभी धर्मों को लेकर अपने अपने धर्म को माने, अपना अपना पूजा पाठ करें जिसको जो पसंद है, कोई मना थोड़ा कर रहा है। भाई अल्लाह ईश्वर तेरो नाम सबको सम्मत दे भगवान, एक ही नाम जब है तो कोई ईसा मसीह मानता है, कोई भाई गुरु मानता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, ईश्वर तो एक है। तो फिर हम आपस में क्यों लड़ते हैं? ठीक है, अब वापस सियासत पे आते हैं। ये समझना चाहेंगे कि जो आपका अपना कुनबा है इस समय, घटक दल जो हैं सारे, उसमें आप किस तरीके से, एक बैठक तो आप लोग कर ही चुके हैं, आगे किस तारीख को फिर मिल रहे हैं आप लोग सब लोग, तो अखिलेश जी से क्या चर्चा हुई, जो बाकी के लोग हैं आपके साथ में उनसे क्या चर्चा हुई, अब कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं आप? देखिए, हम लोग अपने सामाजिक न्याय पर मुद्दे पर अड़िग हैं। हम लोग, कल मैं गया था माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ, करीब 2 घंटे हमारी उनकी बातचीत हुई। तो क्या कारण था उसी पे बहस हो रही थी। तो रिजल्ट ये आया कि हम लोग विधानसभावार समीक्षा करें, फिर उसको जिले पे समीक्षा कर लें, फिर वो रिपोर्ट आ जाए लखनऊ। हम सभी लोग बैठ करके, जितने भी घटक दल के लोग हैं और जिम्मेदार समाजवादी पार्टी के लोग हैं, हम लोग बैठ करके जो बातें उसमें से आ रही हैं कि ये चीज़ हम लोगों की छूट गई या इसको हम लोग नहीं कर पाए, ऐसा कर देते तो ऐसा हो जाता, तो उन सब मुद्दों को अध्ययन करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि वो लोकसभा कंटिन्यू करेंगे और करहल से इस्तीफा देंगे, तो आप कैसे देखते हैं? अगर विधानसभा में होते तो यहाँ राज्य की राजनीति को ज़्यादा बल मिलता है, या आपको लगता है कि ये आप लोगों के हिस्से का काम है और लोकसभा चुनाव पर फोकस उधर उनका करना चाहिए? अब वो काम तो हम अकेले खुद ही हैं, हम कर लेंगे। दिल्ली में भी हमारा एक नेता होना चाहिए हमारे मोर्चे का, जो वहाँ अपनी बात मजबूती से रखे ताकि पूरा देश सुने। तो इसलिए तो माननीय अखिलेश यादव जी को वहाँ जरूरी है, वहाँ रहना चाहिए। और यहाँ तो हम लोग 125 लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी है, सामाजिक न्याय और समरसता की बात की है, साथ ही जिन जगहों पर उनका प्रभाव था उन इलाकों में वास्तव में सीधी सीधी पूरी की पूरी सीटें उस जिले से गठबंधन को गई हैं, समाजवादी पार्टी को गई हैं। अब देखना होगा कि आगे किस तरीके से ये गठबंधन अपनी राजनीति को उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ाता है। हरिराम के साथ शेखर त्रिवेदी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।